दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के फ्लैग पर बने 50 स्टार्स और 13 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स के क्या मायने हैं? यहाँ 13 रेड एंड व्हाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स रिप्रेजेंट करती हैं अमेरिका की 13 ओरिजिनल कॉलोनीज को और 50 स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका के प्रेजेंट 50 स्टेट्स को। लेकिन क्या यहाँ पर शुरू से ही ये सभी स्टेट्स देखने को मिलते थे? क्या यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से ही एक यूनाइटेड स्टेट था? कैसे ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल डोमिनेशन को क्रश करके अमेरिका वर्ल्ड की फर्स्ट डेमोक्रेसी बना और कैसे वो 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में एक मेजर सुपर पावर बनकर सामने आया। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि 1492 में इटालियन एक्सप्लोरर और नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और इसी के साथ शुरू हुआ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज। अमेरिकाज के कॉलोनाइजेशन में मेनली 4 यूरोपियन पावर्स इन्वॉल्व थीं और वो थीं इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और पोर्टुगल। इन सभी कॉलोनियल पावर्स का केवल एक ही मकसद था, अपनी खुद की कंट्रीज की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना। 1565 में सबसे पहली बार स्पेनिश कॉलोनिस्ट ने नॉर्थ अमेरिका के सेंट ऑगस्टीन यानी प्रेजेंट डे फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको में अपनी फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट स्टैब्लिश की। सेंट ऑगस्टीन को अमेरिका की ओल्डेस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बाद में मिसिसिपी नदी के किनारे न्यू ऑरलियंस और बाकी के रीजन्स में फ्रांस ने धीरे धीरे अपनी सेटलमेंट स्टैब्लिश करनी शुरू की। फिर नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट पर इंग्लिश सेटलमेंट शुरू हुए जो 1607 में जेम्स टाउन की वर्जीनिया कॉलोनी और 1620 में प्लाईमाउथ की सेंट पिलग्रिम्स के रूप में सामने आने लगी। 1784 में रशियंस पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने 3 सेंट्स बे पर अलास्का में अपनी परमानेंट सेटलमेंट स्टैब्लिश की। 1750s और 60s में पॉवर्टी, फैमिन, रिलीजियस और पॉलिटिकल परसिक्यूशन से बचने के लिए यूरोपियन सेटलर्स माइग्रेट करके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर आने लगे और इस माइग्रेशन की कीमत वहां पर सदियों से रह रहे नेटिव अमेरिकन्स और ट्राइबल ग्रुप्स को चुकानी पड़ी। 1760s तक एपेलेशियन माउंटेन्स के ईस्ट में अटलांटिक कोस्ट पर ब्रिटिशर्स ने अपनी 13 कॉलोनीज स्टैब्लिश की, जिसमें लगभग 2.5 मिलियन नेटिव अमेरिकन्स की कॉलोनाइज पॉपुलेशन रह रही थी। ये 13 कॉलोनीज थी न्यू हेमिस्फीयर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। यही आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनने वाले थे, पर फिलहाल इन्हें ब्रिटिशर्स ओवरसीज डिपेंडेंसीज के नाम पर एडमिनिस्टर करने लगे। उधर वेस्ट में एपेलेशियन माउंटेन्स की नेचुरल बाउंड्री के पीछे फर ट्रेड में एंगेज्ड एक वास्ट फ्रेंच टेरिटरी भी स्टैब्लिश हो चुकी थी। नदर्न रीजन्स मेनली फिशिंग और ट्रेड पर डिपेंडेंट थे, जबकि साउथ में क्लाइमेट टोबैको, राइस और कॉफी के क्रॉप्स के लिए आइडियल था। इसी के चलते यूरोपियन सेटलर्स और वहां के रिच लैंड ओनर्स ने इन टेरिटरीज पर काम करने के लिए अफ्रीका से ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के थ्रू स्लेव ट्रैफिकिंग शुरू की। इस बढ़ते कॉलोनाइजेशन की वजह से नेटिव अमेरिकन्स को भारी मात्रा में डिस्प्लेस किया जाता था और कई बार तो उनको मार भी दिया जाता था और यह एक्सप्लोरेशन बढ़ता जा रहा था। स्मॉल पॉक्स और मीजल्स जैसी बीमारियों के चलते नेटिव अमेरिकन्स की पॉपुलेशन और भी डिक्लाइन होने लगी। यहाँ नेटिव अमेरिकन्स और अफ्रीकन स्लेव्स के एक्सप्लोरेशन के साथ साथ एक और चीज बढ़ती जा रही थी और वो था ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज के बीच टेरिटोरियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट। इस राइवलरी का भयंकर रिजल्ट देखने को मिला ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुए 7 इयर्स वॉर के रूप में। ये वॉर लगभग हर कॉन्टिनेंट पर देखने को मिला। इंडिया में ये वॉर थर्ड कार्नाटिक वॉर के रूप में देखा गया। इस वॉर में फ्रांस को ब्रिटिशर्स के हाथों एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट हासिल हुई। इसी के चलते नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस की कॉलोनियल पोजीशंस, जिनको न्यू फ्रांस के नाम से जाना जाता था, वो ब्रिटिशर्स को सौंप दी गई और इसी के साथ नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस का रूल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब यहाँ केवल 2 कॉलोनियल पावर्स यानी इंग्लैंड और स्पेन का राज था। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इस वॉर का सबसे ज्यादा बुरा इफेक्ट अमेरिका की कॉलोनाइज पॉपुलेशन पर पड़ रहा था। यहाँ ब्रिटिशर्स इस वॉर में जीत तो गए थे, लेकिन ये वॉर उनके लिए बहुत कॉस्टली साबित हुआ। उनका नेशनल डेट
ऑलमोस्ट डबल हो गया। ब्रिटेन ने सोचा कि क्यों ना इस डेट की भरपाई कॉलोनिस्ट से ही कराई जाए। फिर क्या था, उन्होंने कॉलोनिस्ट पर एक के बाद एक अलग अलग तरीकों से रिग्रेसिव टैक्सेस इंपोज करने शुरू कर दिए। इससे कॉलोनिस्ट और भी ज्यादा नाराज हो गए। दोस्तों, यहाँ एक और बात गौर करने वाली यह है कि कुछ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने 7 ईयर्स वॉर में फ्रांस के खिलाफ जाकर ब्रिटेन का साथ दिया था। इसके बदले ब्रिटेन ने फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज यानी एपलेशियंस, मिसिसिपी और द ग्रेट लेक्स के बीच इन नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स को रिजर्वेशन देने की बात की, लेकिन कॉलोनिस्ट इससे सहमत नहीं हुए। वो वेस्ट की तरफ और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे। तो एक तरफ कॉलोनिस्ट पर एग्रेसिव टैक्सेस लगा दिए गए और दूसरी तरफ उनको एपलेशियन माउंटेन्स के बियॉन्ड बढ़ने भी नहीं दिया जा रहा था। इसी वजह से उनमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ और उन्होंने एक साथ यूनाइट होकर ब्रिटिश के इस बढ़ते इन्फ्लुएंस का विरोध जताना शुरू किया और अपने स्टेट के रिकॉग्निशन की डिमांड की। और यहीं से शुरुआत हुई अमेरिका के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। अब जैसे जैसे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था, वैसे वैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना शुरू किया और उनके द्वारा लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ खुलकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इन बढ़ते प्रोटेस्ट के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1773 में एक टी एक्ट पास किया गया, जिसके चलते बाकी सब चीजों पर तो टैक्स हटा दिया गया, लेकिन टी ट्रेड पर टैक्स अभी भी लगा हुआ था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट होता था। लेकिन प्रोटेस्टर्स ये बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। 1773 में बॉस्टन ने टी टैक्सेस के प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप्स के बोर्ड पर जाकर टी कार्गोज को भारी मात्रा में ओशन में डंप कर दिया। इस इवेंट को बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंसिडेंट से जो नुकसान हुआ उसकी उस समय लागत लगभग 10,000 पाउंड्स थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना भारी नुकसान होने के चलते ब्रिटिशर्स ने इसको किस तरह हैंडल किया होगा। इस नुकसान का कंपनसेशन पाने के लिए उन्होंने इनटॉलरेबल एक्ट ऑफ 1774 पास किया। इन एक्ट्स के चलते उन्होंने सभी पब्लिक मीटिंग्स और ट्रेड को बैन किया और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक टफ स्टैंस लिया। इसी के चलते सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस होती जा रही थी। अब कॉलोनिस्ट ने मिलिटेंट्स को ट्रेन करना और हथियार गैदर करना चालू किए, क्योंकि सब जान चुके थे कि अब लड़ाई होनी तय है। ऐसे माहौल में 1774 में अमेरिका की 12 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने फिलाडेल्फिया में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया। इसमें ब्रिटिश गुड्स को पूरी तरह से बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया गया। 1775 में पैट्रियट्स ने ब्रिटिशर्स और उनके लॉयलिस्ट के खिलाफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की घोषणा की। जुलाई 4, 1776 को सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में एक ऐतिहासिक घटना हुई। यहाँ यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया गया और कॉलोनीज ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। जो 13 कॉलोनीज अभी तक ब्रिटिशर्स के रूल में थी, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिक्लेयर किया। एग्जिस्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को खदेड़ दिया गया। उधर 7 ईयर्स वॉर में मिली डिफीट का रिवेंज लेने के लिए फ्रांस भी पैट्रियट्स की साइड से लड़ने लगा। इसी के साथ स्पेन और यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ नीदरलैंड्स ने भी अमेरिका का सपोर्ट किया और ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर लॉन्च किए। यहाँ अमेरिकन आर्मी को लीड कर रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अक्टूबर 1781 में ब्रिटिश जनरल कॉर्नवेलिस ने यॉर्क टाउन में सरेंडर किया और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुआ। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसमें आखिरकार ब्रिटिशर्स को अमेरिका की इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज करनी ही पड़ी। इसी के चलते मिसिसिपी तक की टेरिटरीज यूएस को वापस मिल गई, लेकिन फ्लोरिडा को स्पेन ने सीज कर लिया और आखिरकार पहली बार यूरोप की किसी कॉलोनी को इंडिपेंडेंस मिली। 1787 में यूएस के फाउंडिंग फादर्स ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर और फेडरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। पोटोमैक रिवर के तट पर बेस्ड वॉशिंगटन को यूएस का कैपिटल बनाया गया और जॉर्ज वॉशिंगटन यूएस के पहले प्रेसिडेंट बने। ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हुए यूएस के 13 कॉलोनीज को उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नर अलॉट किया गया, जिसके चलते उन्होंने अपनी सोवर्निटी रिटेन की। वहीं वेस्ट में एटलीस्ट 60,000 फ्री सिटीजन्स की पॉपुलेशन वाले सभी टेरिटरीज को नए स्टेट्स बनाने के लिए अलाउ कर दिया गया। अब धीरे धीरे नए स्टेट्स बन रहे थे और यूनाइटेड स्टेट्स की लिस्ट में ऐड होते जा रहे थे। आइए इस प्रोसेस के कुछ लैंडमार्क इवेंट्स पर हम नजर डालते हैं। इंडिपेंडेंस के वक्त यूएस केवल नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में सीमित था,
जो 13 फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज के अमेलगमेशन से बना था। लेकिन 1803 में यूएसए के लीडर्स ने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की शुरुआत की, जब थॉमस जेफरसन ने फ्रांस से $15 मिलियन में लुइसियाना को परचेज किया। साल 1800 में फ्रांस ने किंगडम ऑफ एट्रूरिया के बदले स्पेन से लुइसियाना ऑब्टेन किया था। लुइसियाना गल्फ ऑफ मेक्सिको की तट पर पड़ने वाला यूएस का एक साउथ ईस्टर्न स्टेट है, लेकिन इस वास्ट, फार अवे और रिलेटिवली लेस नोन टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना उसके लिए डिफिकल्ट प्रूव हो रहा था। यूनाइटेड किंगडम के हाथों लुइसियाना को हार जाने के डर के चलते फ्रांस ने इस रीजन को यूनाइटेड स्टेट्स को बेचने का फैसला किया। इस परचेज ने यूएसए की टेरिटरी को ऑलमोस्ट डबल कर दिया। ये लैंड मिसिसिपी रिवर से रॉकी माउंटेन्स और गल्फ ऑफ मेक्सिको से कैनेडियन बॉर्डर्स तक थी। मेक्सिको में टेक्सास ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ये वही रीजन था जहां पर मेनली यूनाइटेड स्टेट्स के सेटलर्स रहते थे। 1835 में वॉर के बाद रिपब्लिक ऑफ टेक्सास एग्जिस्टेंस में तो आया, लेकिन 1845 में ही यूएस ने उसको एनेक्स कर लिया। लेकिन दोनों के बीच पुअर बाउंड्रीज होने के चलते दोनों कंट्रीज वॉर में इंगेज रहीं। इस एनेक्सेशन के बाद शुरू हुए बॉर्डर डिस्प्यूट ने 1846 में मैक्सिकन अमेरिकन वॉर को जन्म दिया और 1848 तक यूएसए इसमें विक्टोरियस हुआ। वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ गुआडाल्पे हिडाल्गो के तहत मेक्सिको ने अपनी टेरिटरी का लगभग आधा लैंड यूएसए को दे दिया, जिसमें करंट स्टेट्स ऑफ टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यू मेक्सिको, एरिजोना, निवाडा, यूटा और पोर्शंस ऑफ कोलोराडो और व्योमिंग इंक्लूडेड हैं। 1846 में यूएसए ने ब्रिटेन से ओरेगन कंट्री को भी अपनी टेरिटरी में इंक्लूड किया। यूएसए के फ्यूचर एक्सपेंशंस में सबसे इंपॉर्टेंट थे कैलिफोर्निया और उसके आसपास के इलाके जैसे निवाडा, क्योंकि यहाँ 1848 में जेम्स मार्शल ने मेजर गोल्ड रिजर्व्स को डिस्कवर किया, जिसने कैलिफोर्निया को एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर बना दिया। दोस्तों, यूएस के सदर्न स्टेट्स लार्जली एग्रेरियन थे और वहां स्लेवरी प्रेजेंट थी, जबकि नदर्न स्टेट्स इंडस्ट्रियल थे और वो स्लेवरी के खिलाफ थे। दोनों ही साइड्स अपना मॉडल नए वेस्टर्न स्टेट्स पर लागू करना चाहती थीं। इसके चलते नदर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच दूरियां और भी ज्यादा बढ़ गईं। अब्राहम लिंकन 1860 में यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, जो खुद स्लेवरी के अगेंस्ट थे। इसके रिस्पॉन्स में सदर्न स्टेट्स ने धीरे धीरे खुद को यूएस से सिसीड करना शुरू किया। इन सभी सिसीडेड स्टेट्स ने खुद को यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिक्लेयर किया। इसी के चलते नॉर्थ के यूनियनिस्ट और साउथ के कन्फेडरेट्स के बीच सिविल वॉर छिड़ गया। सदर्न स्टेट्स को यूरोप से मिलने वाले किसी भी पोटेंशियल सपोर्ट को कट ऑफ करने के लिए नदर्न स्टेट्स ने अटलांटिक कोस्ट पर एक मैरीटाइम ब्लॉकेड को सेट किया। 1865 में नदर्न साइड की जीत हुई और उन्होंने अपनी पॉलिसीज को सदर्न स्टेट्स पर इम्पोज किया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट लाया गया, जिसके चलते स्लेवरी को एबॉलिश किया गया और 3.5 मिलियन स्लेव्स को फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। उधर 1886 में रशियन एम्पायर ने ब्रिटेन के डर के चलते उसकी टेरिटरी अलास्का को यूएस को बेच दिया। जिस अलास्का परचेस को यूएस में फुलिशनेस कहा जा रहा था, वो असल में गोल्ड, फर और फिशरीज के अलावा ऑयल और गैस का एक मेजर रिजर्वायर था। 2015 से 19 के बीच अलास्का यूएसए के लिए 5th लार्जेस्ट ऑयल का सोर्स रहा। अभी तक तो यूरोप की मेजर पावर्स ही दुनिया भर को कॉलोनाइज करती नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे यूएस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने उसे एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना शुरू किया, वैसे वैसे वो भी इंटरनेशनल सीन पर अपने पावर को प्रोजेक्ट करने के बारे में सोचने लगा। 1898 में पैसिफिक के मिडिल में हवाई को एनेक्स करते हुए यूएस क्यूबा की तरफ बढ़ा, जहां स्पेन के अगेंस्ट रिवॉल्ट हो रहे थे। यहाँ पर क्यूबन रिवॉल्यूशनरीज को यूएस का पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन पोर्ट ऑफ हवाना में यूएस नेवल शिप के मिस्टीरियस एक्सप्लोजन के बाद यूएस और स्पेन के बीच वॉर ब्रेकआउट हो गया। 1898 में हुए स्पेनिश अमेरिकन वॉर के बाद प्यूर्टो रिको, गुआम, फिलीपींस और क्यूबा यूएस के कब्जे में आ गए और यूएस एक कॉलोनियल पावर के रूप में उभर कर आया। इसमें से फिलीपींस और क्यूबा को आगे चलकर इंडिपेंडेंस दे दी गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी यूनाइटेड स्टेट्स के यूनिफिकेशन की। आज आपने देखा कि कैसे एक कॉलोनी धीरे धीरे न सिर्फ एक कॉलोनियल पावर बल्कि इस दुनिया की सोल सुपर पावर बनकर सामने आई।
और उसकी फाउंडेशंस इतनी स्ट्रांग रहीं कि आज भी यूएस की प्रोमिनेंस को चैलेंज करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।